ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। चलो तो ये कुछ नहीं कह सकते इसमें ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। आप सारे बच्चे ध्यान से सुनना और जवाब देना। बताइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा। सभी आंसर कीजिए सारे बच्चे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। आपको बताना है इनमें से ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्सिक्वेंसेज बताइए। सारे बच्चे जल्दी जल्दी से आंसर करो। क्या है कॉन्सिक्वेंसेज ग्लोबल वार्मिंग के, आंसर कीजिए। चेंज इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, स्पीसीज माइग्रेशन, चेंज इन ओशियन सर्कुलेशन, ओशियन एसिडिफिकेशन और सी लेवल राइज। क्या है आंसर, जल्दी बताइए सब बच्चे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आंसर कीजिए। देखो ये सवाल रेगुलर बेसिस पे पूछा जा रहा है और ज़्यादातर बच्चों को तो दिक्कत इसी में आती है, ग्लोबल वार्मिंग कहते किसको हैं, भूमंडलीय तापन किसको कहते हैं, इसी में फंस जाते हैं। पृथ्वी गर्म हो रही है, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें हम कह सकते हैं, है ना। विश्व का जो तापमान है, धरती का तापमान है, वो बढ़ रहा है, हम ऐसा कह सकते हैं, ये एक परिभाषा हो सकती है। लेकिन इसकी एग्जैक्ट परिभाषा क्या है, इंक्रीमेंट इन द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, यानी यहाँ पे अर्थ का सरफेस टेम्परेचर याद रखना है आपको, ठीक है कि नहीं। सरफेस टेम्परेचर ही बढ़ना चाहिए, ठीक है कि नहीं। सरफेस टेम्परेचर में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, सतह का तापमान पृथ्वी का बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। बात समझ में आ रही। और इसकी वजह से क्या है, अलग अलग प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं। इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स लगातार हम क्या कर रहे हैं, झेल रहे हैं, देख रहे हैं, और पूरी दुनिया ही इससे क्या कर रही है, दो दो चार हाथ कर रही है। बात समझ में आ रही है। तो इसमें पहला इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या होगा भाई, एक तो हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी प्रेसिपिटेशन का जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, बारिश, ठीक है कि नहीं। अब जैसे कभी आप देखते हो कि एल निनो का इम्पैक्ट है, कभी आप देखते हो ला निना का इम्पैक्ट है, तो इस तरह की चीज़ें आपके समक्ष आएंगी, ठीक है। बारिश जब होनी चाहिए तब नहीं होगी, और जब नहीं होनी चाहिए तब होने स्टार्ट हो जाएगी, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। बात समझ में आ रही है। अब आप देखेंगे बारिश या तो ज़रूरत से ज़्यादा होगी या फिर ज़रूरत से कम होगी, ये भी बड़ा एक इशू है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे अब क्योंकि आप जानते हैं कि अगर स्पीसीज़ माइग्रेशन की अगर बात आती है तो स्पीसीज़ तभी माइग्रेट करते हैं जब उसके लिए क्या है, अप्रोप्रिएट रेजिडेंट, उसको हैबिटेट नहीं मिल पाता है, निवास नहीं मिल पाता है, खाना पीना नहीं मिल पाता है, शेल्टर नहीं मिल पाता है। तो ऑब्वियसली बात है तमाम जो स्पीसीज़ हैं वो क्या करेंगी, ना केवल माइग्रेट करेंगी बल्कि उनकी संख्या में कमी भी आएगी, है ना। एक्सटिंक्टनेस भी बढ़ जाएगी, उनकी विलुप्तता भी बढ़ जाएगी, उसकी संख्या में भी कमी आएगी। यहाँ पे ओशियन का जो सर्कुलेशन है उसमें भी क्या आएगा भाई, बिल्कुल चेंज आएगा। सिंपल सीधी सी बात है, क्योंकि इस गर्मी से, इस टेम्परेचर से, इस हॉटनेस से, इस गर्मी की वजह से क्या होगा, जो आइस है, यानी कि जितने भी आइस वर्ग हैं, तमाम ग्लेशियर्स हैं, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जो हो रहे हैं लगातार से, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे जितने भी क्या हैं, ग्लेशियर्स हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी ग्लेशियर की बात कर लीजिए, वो क्या है, पिघल रहे हैं, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, पानी, जो बर्फ़ का पानी है वो किधर जाएगा, वो वॉल्यूम जो है बढ़ाने का काम करेगा ओशियन का, यानी वो ओशियन के साथ में मिलेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, उसके सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे उसकी वजह से सुनामी, तमाम तरह के साइक्लोन, और उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, उसकी स्पीड भी बढ़ेगी, और उसकी नंबर ऑफ साइक्लोन्स की संख्या में भी इससे क्या आ रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। अगर मैं बात करता हूँ एसिडिफिकेशन के बारे में, ओशियनिक, तो वो भी क्या होगा, ओबियसली बात है भाई, यहाँ पे ओशियन की जो सैलिनिटी है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि ओशियन में याद रखना है आपको, 1 लीटर में 35 ग्राम यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, 1 लीटर के अंदर यहाँ पे 35 ग्राम सैलिनिटी की हमको रिक्वायरमेंट होती है। और अगर मान लेते हैं आइस मेल्ट होकर के, यानी उसका पानी अगर मान लेते हैं मेल्ट होकर के अगर मिलता है ओशियन के पानी से, तो उसका जो एसिडिफिकेशन है वो क्या होगा, नॉर्मल यानी फ्रेश वाटर कह सकते हैं आप, बनना स्टार्ट होगा, तो यानी उसका एसिडिफिकेशन कम होगा, ठीक है कि नहीं। तो उससे क्या होगा, तमाम जो, अगर मैं बात करता हूँ किसके संबंध में, चाहे वो
कोरल्स की बात कर लीजिए, ठीक है कि नहीं, उसमें उनका ब्लीचिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, ये भी प्रॉब्लम है। सी लेवल राइज होगा ही होगा। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स जहाँ पे जो है हमको विजिबल नहीं है, वो सब किसकी वजह से हो पा रहे हैं, वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आप आंसर कीजिए। Because of biochemical oxygen demand, dissolved oxygen of a water body increase, decrease, remain unchanged, initially increase and then decrease। क्या है आंसर, जल्दी बताइए सारे बच्चे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आंसर करें आप फटाफट से बताइएगा। बहुत ही जो कॉमन सा सवाल है बीओडी का और सीओडी का, फटाफट से बताएं सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। सब बच्चे आंसर कीजिए। बिकॉज ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी डिजॉल्व ऑक्सीजन यानी डीओ ऑफ वाटर बॉडी इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन अनचेंज और इनिशियली इंक्रीज देन डिक्रीज। अब सवाल यहाँ पे ये है कि ये बीओडी होता क्या है। बायो ऑक्सीजन, यहाँ पे हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब क्या होता है, इसको हमने एक वीडियो इस पे हमने बनाया है, आप जाकर के देख लेना प्लीज़। बीओडी और सीओडी में दोनों में डिफरेंस क्या होता है, फिर भी मैं एक बार इधर बता देता हूँ आपको। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है और यहाँ पे सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है। तो बायो ऑक्सीजन डिमांड हम कह देते हैं कि हमारे पास वाटर के, जब मैं बात करता हूँ पानी के अंदर, ठीक है कि नहीं, ये अगर पानी है, वाटर है, तो इसमें क्या है, जो ऑर्गेनिक मैटर है, उस ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करने के लिए जितनी मिनिमम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, हम उसको बीओडी के नाम से जानते हैं। यानी कोई भी ऑर्गेनिक अगर मैटर है, उसको ब्रेक करना है, उसको तोड़ना है, तो उसके लिए जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, हम उसको बीओडी कहते हैं। बात समझ में आ रही। अब इस बीओडी की मात्रा अगर बढ़ती है, यानी बायोकेमिकल या ऑक्सीजन डिमांड जिसको हम कह रहे हैं, बायोलॉजिकल भी कई बार बोल देते हैं, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर बढ़ती है तो इसका सीधा मतलब क्या है यहाँ पे कि जो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा है वो क्या हो गई है, ज़्यादा बढ़ गई है किसी भी वाटर बॉडी में। और वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ने का मतलब क्या होता है, वहाँ पे क्या होगा, तमाम तरह के चाहे उसमें एल्गी ब्लूम की घटना हो सकती है। इसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन की उस वाटर बॉडी में कमी आएगी। बात समझ में आ रही है। और इसकी वजह से उसमें वाटर बॉडी के अंदर जो रहने वाले जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जलीय जीव जंतु हैं, उनको क्या है, ऑक्सीजन मिल नहीं पाएगी और ऐसी स्थिति में उनकी मृत्यु होना तय है। तो यहाँ पे हमको जितने भी हम किसी भी प्रकार का, चाहे घरेलू वाटर वेस्ट की बात कर लीजिए या फैक्ट्री के वाटर की बात कर लीजिए, उसको ट्रीट करके ही किसी न किसी वाटर बॉडी में छोड़ा जाना चाहिए। तो इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, बीओडी और सीओडी की जो डिमांड है उसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो फिलहाल तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कह रहा है बिकॉज ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ वाटर बॉडी डिक्रीजेज। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आती है, राइट, क्योंकि उसकी मात्रा ज़्यादा चाहिए होता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे, जवाब दें। व्हाट इज द मिशन ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आपको बताना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मिशन क्या है, जल्दी बताइए। एवरी होम नो मैटर हाउ फार विल हैव इलेक्ट्रिसिटी, एवरी होम विल हार्वेस्ट सोलर एनर्जी। तीसरा स्टेटमेंट, एवरी होम नो मैटर हाउ फार अवे विल हैव लाइट एट होम, एवरी होम हैज़ टू बी कार्बन न्यूट्रल। सही आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे 3, सभी बच्चे जवाब दीजिए। देखिए आइए से बड़ा इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। यहाँ पे इसका सीधा सीधा मोटो क्या है, वन सन वन अर्थ और वन ग्रिड। इसको लेकर के आया जाता है 2015 में, और यहाँ पे ये भारत का इनिशिएटिव है, यानी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, मोदी साहब, और साथ ही साथ में जापान मिल करके क्या करते हैं, यहाँ पे इसको लेकर के उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आज की डेट में बहुत सारे हैं, ठीक है, फ्रांस शुरुआत में हमारे साथ रहता है, अब दुनिया के बहुत सारे देश इसमें शामिल होना चाहते हैं और रेगुलर हो भी रहे हैं। पर्पज़ क्या है यहाँ पे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, सोलार एनर्जी का क्या करना, दुनिया में जितने भी देश हैं जहाँ पे सोलार एनर्जी भरपूर मात्रा में उनको मिलती है, तो उसको क्या किया जाना चाहिए, एक ग्रिड से कनेक्ट कर दिया जाए। इसके उद्देश्यों की बात करते हैं तो एवरी होम नो मैटर हाउ फार विल हैव इलेक्ट्रिसिटी। भारत में यहाँ पे कोई भी घर कहीं पे भी है लेकिन उसको बिजली मिलनी चाहिए, ये इसकी ऑब्जेक्टिव में। अब सोलर एनर्जी पे भारत सरकार लगातार काम कर रही है, तो यहाँ पे
पर्पज क्या है, एक तो पर्पज ये है कि भाई 1 ट्रिलियन, ठीक है कि नहीं, यानी आप कह सकते हो $1 ट्रिलियन का क्या करना फंड इसके लिए, तकनीकी के लिए और सोलार कैपेसिटी इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे $1 ट्रिलियन का फंड यहाँ पे कलेक्ट करना इसका पर्पज है 2030 तक। साथ ही साथ में यहाँ पे हम भारत की अगर बात करते हैं तो भारत का जो टारगेट है 2030 तक का सोलर एनर्जी के मामले में वो 280, याद रखना है आपको, गीगावाट ये सोलर एनर्जी जनरेट करना है। रेन्यूएबल एनर्जी की अगर मैं बात करता हूँ तो वो 500 गीगावाट यहाँ पे भारत सरकार का क्या है, ये टारगेट है, उसको अचीव करना है। भारत सरकार ने ये खुशी की बात यहाँ पे ये कि 200 गीगावाट यानी 203 गीगावाट अभी क्या कर लिया है यहाँ पे, रेन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट था, ठीक है, उसको यहाँ पे पूरा कर लिया है। अभी मैं 2024 की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पे भारत सरकार का जो पर्पज है, टारगेट है कि 2070 तक 2070 तक नेट ज़ीरो टारगेट को क्या करना, इसको अचीव करना है। ये नेट ज़ीरो 2070 तक हमारा टारगेट है। भारत सरकार अभी अगर मैं बात करता हूँ तो 46% रेन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल कर रही है, यानी कि यहाँ पे हम जो एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं देश के अंदर अभी वो 46% क्या है, याद रखना है उसका, वो रेन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है, यानी फॉसिल बेस्ड एनर्जी नहीं है। इसका और सीधा मतलब क्या है, हमारा पर्पज क्या है, 45% तक 2030 तक 45% हमको क्या करना है यहाँ पे, जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो एनर्जी है, ठीक है कि नहीं, उसको कट करके, इमिशन कट करके, और क्या करना है, रेन्यूएबल एनर्जी के जितने भी सोर्स, चाहे उसमें सोलर एनर्जी हो सकता है, विंड एनर्जी हो सकता है, इसमें तमाम तरह की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे इसमें यूरेनियम को भी शामिल किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें ज़रूर आप इसके बारे में अच्छे से पता कर लीजिएगा। फिलहाल तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का ए इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आप आंसर कीजिए, सारे बच्चे बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजीज कॉज ड्यू टू द exposure of ultraviolet rays UV, one of the environmental hazard due to the ozone layer depletion। आंसर कीजिए क्या होगा सही जवाब। मेलानोमा, एरिस्टोमा और टेरनटोमा और कार्सिनोमा, क्या है सही आंसर, फटाफट से बताएं आप। ये आपके सामने कुछ डिजीज दे करके रखे हुए हैं, आप जरा बताइए इनमें से यूवी रेज की वजह से कौन सी बीमारी होती है। सब बच्चे बताइए फटाफट से। आपको कई बार हम बता चुके हैं कि देखिए यहाँ पे जो ओजोन लेयर है, O3 जिसको कह रहे हैं, ये ओजोन लेयर क्या करती है, एक कंबल, एक ब्लैंकेट, एक कह सकते हैं कि हमको सुरक्षा कवच का काम करती है। ये सूर्य से आने वाली जो यूवी रेज होती हैं उनको क्या करता है, इधर आने से रोकता है, अर्थ तक आने से। क्यों, क्योंकि अगर यूवी रेज अर्थ पे आती है, धरती पे आती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, कैंसर्स, ठीक है, स्पेशली स्किन कैंसर होने की संभावना यहाँ पे ज़्यादा रहती है। इससे क्या होता है, कैटरेक्ट यानी आँख में जिसको कह सकते हैं मोतियाबिंद जैसी समस्याएं भी रहती ही हैं। तो अब वैसी सिचुएशन में क्या है, क्योंकि अगर ओजोन डिप्लेशन होगा तो यानी हमने बताया था ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के बारे में कई बार आपसे चर्चा करी है, बताया आपको कि कौन कौन से ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हो सकते, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसके अंदर, ठीक है कि नहीं, हैलोन्स हैं, ये सब मिलकर के क्या करते हैं, ओजोन जो लेयर है उसको तोड़ने का काम करते हैं, उसको थिन करने का काम करते हैं। बस समझ में आई, ब्रोमीन और क्लोरीन के आयंस बनाने का काम करते हैं। तो वैसी सिचुएशन में इसकी जब थिकनेस कम होगी ओजोन लेयर की, तो अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ तक आएंगी, धरती तक आएंगी, और उसकी वजह से क्या होगा, तमाम तरह की स्किन रिलेटेड डिजीज होंगी, विशेष तौर पे स्किन कैंसर। अब उसमें से एक कैंसर है जो बहुत ही कॉमन है, स्किन कैंसर है, जिसका नाम है मेलानोमा। ये स्किन कैंसर जो होता है वो किसकी वजह से होता है, यूवी रेज की वजह से होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। यानी यूवी रेज की वजह से जो अर्थ पे आती हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, उसका बड़ा कारण रहता है, बात समझ में आई, क्योंकि वो ओजोन लेयर को जो कि हमें क्या करती है, यूवी रेज से प्रोटेक्ट करने का काम करती है, उसको आने से रोकने में असमर्थ रहते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे स्किन कैंसर, एक कॉमन, सबसे वेरी कॉमन कैंसर आप इसको कह सकते हो मेलानोमा को, और ये यूवी रेज की वजह से होता है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, आप फटाफट से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। Which one of the following has added 57 टाइगर रिजर्व to its tally in India? आप फटाफट से बताइए क्या होगा सही जवाब।
सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का? हाल ही में आपको बताना है 57वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? भारत को अभी 57वां टाइगर रिजर्व मिला है, ज़रा बताएं क्या नाम है उस टाइगर रिजर्व का? चलिए, अब जिन्होंने भी आंसर दे दिया है यहाँ पे, इसका सही आंसर की अगर मैं बात करूँ तो इसका सही आंसर है रातापानी टाइगर रिजर्व। ये जो रत्तपानी या रातापानी टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश को मिला है, एमपी को मिला है, और 2 दिसंबर को इसको नोटिफाई किया गया था। ठीक है कि नहीं? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज के द्वारा क्या किया गया, इसको नोटिफाई किया, और ये हमारे देश का अभी 57th क्या बन गया है? टाइगर रिजर्व बन गया है, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है। इससे पहले गुरु घासीदास तमोर दूसरा, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, ये 56वां टाइगर रिजर्व है। ये 55th टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है धौलपुर करौली, जो कि राजस्थान में। बीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है ये 54th है, ये भी मध्य प्रदेश के अंदर है। तो ये टाइगर रिजर्व हैं जो लेटेस्ट हैं, आपको थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में रखनी है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्यों टाइगर रिजर्व की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे टाइगर रिजर्व प्रोग्राम हमारे देश में आता है 1973 के अंदर। क्यों? क्योंकि टाइगर की संख्या में बहुत तेज़ी से कमी आती है, और जब से ये टाइगर रिजर्व प्रोग्राम चलाया गया है, बात समझ में आई, कंजर्वेशन के तौर पे, प्रोडक्शन के तौर पे तमाम तरह के मेजर्स लिए जा रहे हैं, तो इससे हमारे देश में टाइगर्स की संख्या बढ़ रही है। और अभी यहाँ पे अगर मैं 2023 की सेंसस के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ तो 3600 के आसपास हमारे देश में क्या है, लगभग टाइगर्स हैं, यानी 3600 के आसपास अभी टाइगर्स हैं। एग्जैक्ट नंबर यहाँ पे इसके बारे में कहना थोड़ा सा सही नहीं है, लेकिन लगभग इतना है, बात समझ में। 3600 से लेकर के 3900 के आसपास क्या है, तो 3900 के आसपास हमारे देश में क्या है, टाइगर्स हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही, आप इनको जा करके देखना, और कोई बात ना समझ में आई हो पूछिएगा। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई ज़रूर करते रहें। कल मिलते हैं आपसे 7:30 बजे किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। तब तक थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।